नमस्कार मेरे साथियों, बच्चों। तो देखिए, बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए विलियन चैप्टर नंबर 2 12th। मतलब इससे नेक्स्ट जो बिफोर वीडियो है उसमें हमने किसकी बात चर्चा की है। एक तो अणु संघ गुणधर्म होता क्या है, आपको याद होगा कि जो विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर जो गुणधर्म निर्भर करते हैं, ऐसे गुणों को हम विलियन के अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं। इसमें 4 थे, उसमें से एक अपन ने कल पढ़ लिया है और उसका नाम था, याद होगा आपको, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। इसे पढ़ चुके हैं हम। इसमें से हमें देखिए क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और आपको इसका फॉर्मूला क्या है, रिलेशन क्या है, वो अच्छी तरह से आपको याद है। एक बार मैं वापस लिख देता हूं, याद होगा, डेल्टा T अपॉन TA नॉट विल बी इक्वल टू XV। ठीक है ना। और XV को पूरा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो शायद ये रिलेशन साथ में लिख सकते हैं आप। ठीक है, मैं पूरा, जैसा कि आप को नोट करना चाहिए, इसमें इतना याद रखो, पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। XV इज इक्वल टू NB अपॉन NA और डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इज इक्वल टू क्या होगा, WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय MA डिवाइड बाय WA। तो ये तो रिलेशन था विलेय पदार्थ की, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, उसकी मोल भिन्न के साथ क्या संबंध है। एक दूसरा जो सूत्र हमने मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए बोला था, इसी को रिलेट कर सकते हैं। सो MA विल बी इक्वल टू देन PA नॉट डिवाइड डेल्टा P और मल्टीप्लाई बाय WB MA देन डिवाइड बाय WA। ये रिलेशन अपने पास थे मेन। अब मैं एक को आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। सपोज क्वेश्चन इस बात का है, फर्स्ट, एज ए प्योर सॉल्वेंट, मान लीजिए कि अपने पास एक पात्र में बेंजीन है, प्योर बेंजीन, एज यू नो C6H6 प्योर बेंजीन है। इसकी कितनी अमाउंट ली जा रही है, याद रखें 39 ग्राम। इसमें कोई हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं, मान लीजिए उसकी अमाउंट है 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, अर्थात विलेय मिला हुआ है। जब इसको मिला देते हैं तो एज यू नो वेरी वेल, देन वी गेट अ सॉल्यूशन। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विलियन प्राप्त होगा, और ये विलियन है। यहां जो नोट किया, मान ले क्या किया आपने, 39 ग्राम बेंजीन लेकर एज ए शुद्ध विलायक, और उसमें 0.5 ग्राम विलेय पदार्थ मिलाना है। मिला करके विलयन तैयार हो जाएगा। अब यहां यह देखना ध्यान होगा आपको, जो शुद्ध विलायक होता है उसका जो वाष्प दाब होता है, वेपर प्रेशर, वो PA नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो वाष्प दाब होगा वो किससे नोट करते हैं, P से। यहां से यहां तक जो चेंज होता है, जिसे हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं, जहां पर डेल्टा P है, वो डेल्टा P क्या होगा, बोलो, यहां इतना चेंज आएगा, डेल्टा P आएगा। अब इसमें जो जो वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है वो हम याद कर लेते। जैसे कुछ दिया होगा आपको, सपोज 0.850 बार 0.850 बार में प्रेशर है, वो शुद्ध बेंजीन का दिया हुआ है, और विलियन बनने के पश्चात जिसके वाष्प दाब में कमी होती है, लोअर हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वो कितना रह जाता है,
4, 5 बार रह जाता है। ये सारी चीज हमारे पास है, ठीक है। यहां इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है दैट इज MB क्या होगा, अर्थात उस जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया है उस अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार हमें ज्ञात करना है। और वो कैसे ज्ञात करेंगे आप दीजिए। अणुभार ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, सूत्र आपके पास नोट है। तो ये MB कैलकुलेट करना है। PA नोट आपको दिया हुआ है, कितना है 0.850 डिवाइड बाय डेल्टा P। नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। डेल्टा P को किस तरह से नोट करते हैं वो लोग, प्योर में से सॉल्यूशन का माइनस करते हैं, देन 0.850 माइनस 0.845 जो आएगा। देन और हमारे पास क्या है WB कितना दिया है 0.5 ग्राम है, 0.5 ग्राम है। A फॉर सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट बेंजीन है, और बेंजीन का जो अणुभार है आपको याद होगा C6H6। तो 72 + 6 कितना हुआ 78, वैसे अच्छी तरह से मालूम होगा, मैंने 11th में आपको खूब कैलकुलेट करवाए हुए हैं इजीली। अणुभार कितना होता है WB मल्टीप्लाई बाय 78 देन डिवाइड बाय WA कितना है, ये रहा WA मींस बेंजीन, और बेंजीन की अमाउंट कितनी है, इसको हम कह सकते हैं कि ये WA मास है और ये वैल्यू है वो WB हो गई। तो कितना हो गया 39। आप प्लीज सॉल्व कीजिए, कितना होगा 0.850 देन 0. ये आप समझ रहे होंगे 005, ठीक है। ये काम आपका है, आपको ही करना है। एक बार कैलकुलेट करके देखिए, है कैलकुलेटर, कर लिया, कितना आया 1, देखिए तो 17, चूंकि अणुभार है और अणुभार का जो मात्रक होता है वो क्या होता है ग्राम पर मोल में आता है, तो इसका क्या हो जाए ग्राम प्रति मोल। अर्थात एक बार और आप अच्छी तरह से खुद कैलकुलेट करके चेक कर लेना अच्छी तरह से। इस तरह से हम एक क्वेश्चन कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे पास शुद्ध विलायक है प्योर, और वो वाटर है। पहले हमने एज ए सॉल्वेंट क्या लिया था, बेंजीन का प्रयोग किया है, और अब की एज ए सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। इसमें कोई सॉल्यूट हमें मिक्स करना है और तब कोई हमें सॉल्यूशन तैयार मिलेगा। इस तरह से हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। और यहां पर जो विलेन बनाया है उसके लिए हमने क्या डाला है, शुगर मिला दिया है, शुगर मिला दी है, शरबत बना दिया है गर्मी के लिए, तो शरबत बन गया, अर्थात मीठा पानी शुगर सॉल्यूशन सबको मिलेगा। शुगर सॉल्यूशन बन चुका है। आपको मालूम होगा अगर हम इसको जैसे वाष्प दाब के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, सेम वही ये PA नॉट होगा, अगर हमें दिया होगा तो ये P होगा, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां इसकी अमाउंट नहीं दे रखी है, नहीं दी है तो कोई बात नहीं, जैसा दिया है हमने वो क्वेश्चन नोट किया है, ध्यान देंगे क्योंकि पूरा लिखने की बात नहीं। समझिए, शुद्ध जल में शुगर मिलाकर, शक्कर मिलाकर के एक विलयन तैयार किया जाता है, कह सकते हैं मीठा विलयन बनाया जाता है। उसके लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है वो आप देखिए। यहां डेल्टा P है, इसके लिए जो वैल्यू है PA नॉट की कितनी है 17.51, किसमें mm में है, तो PA नॉट 17.51 mm है। डेल्टा P 0.0614 है, और विलयन बनने के पश्चात उसका जो वाष्प दाब है वो हमें
मालूम करना है, ये बताना है हमें यहां पर, ये दिया नहीं है, और ये किस में है, mm में है। अब इसके लिए क्या क्या कैलकुलेट करना है एक बार देखिए। एक तो वही क्लियर हो गया है, और एक के लिए कैलकुलेट करना है नंबर 1 डेल्टा P डिवाइड बाय PA नॉट कैलकुलेट करना है। नंबर 2 P कैलकुलेट करना है। नंबर 3 क्या कैलकुलेट करना है, XA कैलकुलेट करना है। तीनों चीज कैलकुलेट करने हैं, आप एक एक करके ध्यान दीजिए। नंबर वन ये कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा P की वैल्यू है और PA नॉट की वैल्यू है, तो डेल्टा P डिवाइड बाय PA नॉट वैल्यू कितनी है, डेल्टा P 0.0614 डिवाइड बाय PA नॉट 17.51, यही है। कैलकुलेट कीजिए, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एप्रोक्स आएगा 00351, कितना आएगा 0.00351। एक बार आप चेक कर लेना, ये आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन, जहां P कैलकुलेट करना है तो सेकंड अर्थात विलियन का वास्तव कैलकुलेट करने के लिए हम किसके साथ रिलेट करते हैं, चूंकि एज यू नो डेल्टा P इज इक्वल टू PA नॉट माइनस P, और हमें P कैलकुलेट करना है तो क्या करना चाहिए, देन PA नॉट माइनस डेल्टा P। सो PA नॉट वैल्यू पुट कीजिए 17.51 माइनस डेल्टा P दिया है 0.0614। एक बार घटा के देखो, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 17.4468। तो ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट करके देखना, mm में दिया है तो mm में होगा। आप आंसरों को चेक करते रहना। आंसर कभी भी इसे बताया जा रहा है उस तरह से नोट नहीं करना चाहिए, कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद आप खुद सॉल्व करके देखें, कहीं बाय द वे मिस्टेक अगर होती है तो आप कर सकते हैं, कोई इतना टाइम यहां वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा थोड़ा सा, ये दो सिंपल थे, यहां XA की बात करते हैं। XA, अब XA कैलकुलेट करना है तो चूंकि हमारे पास रियली में क्या होता है, XA पूरे विलियन की मोल भिन्न होती कितनी है, 1 होती है। XA इसमें कैलकुलेट विलेय पदार्थ की मोल भिन्न कैलकुलेट करवा रहा है, होगा शायद विलेय की करवा रहा है ना, विलेय की करवा रहा है ना, क्वेश्चन में देखो एक बार, नहीं XA करवा रहा है क्या, तो XV, तो XV फिर अपने को कैलकुलेट, हाँ ठीक है हो जाएगी, XA करवा रहा है। देखिए यहां XA कैलकुलेट करना है, प्लीज ध्यान देना, तो हम 1 माइनस XB ये सॉल्व करेंगे, आएगा रिलेशन 1 माइनस XB आएगा ना। अब हमें जरूरत है XB की, तो क्या आपके पास XB है, प्लीज यहां देखो अच्छी तरह से, XB क्या होगा, XB वही है जो डेल्टा P अपॉन PA नॉट है, वो डेल्टा P अपॉन PA नॉट कितना है, इट मींस जो XB है वही है, देन पुट कीजिए वैल्यू 1 माइनस XB की वैल्यू 0.00351, आप लेस 1 में से लेस करोगे कितना आएगा, घटा सकते हो 0.99 समथिंग आएगा, ठीक है 0.99 समथिंग 9964 जो भी है इस टाइप का आएगा। तो इसी के साथ हमने आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन के लिए एक दो
जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने रखी और उनको सॉल्व किया है। किस तरह से है उसी तरह से आप कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जो दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म है उसकी बात करेंगे। दूसरा क्वथनांक उन्नयन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऊपर बढ़ो। तो उन्नयन का मतलब आप जानते हैं अच्छी तरह से, वृद्धि होना है, एलिवेशन है, बॉइलिंग पॉइंट है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा टीबी, बॉइलिंग, चेंज इन द बॉइलिंग टेम्परेचर। तो प्लीज ध्यान दीजिए, सपोज हमारे पास एक पात्र है, उसमें हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, विलायक लेते हैं, क्या लेते हैं, विलायक लेते हैं। और शुद्ध विलायक के लिए वाष्पदाब के बारे में हमने पढ़ा था। जब हम आपेक्षिक या वाष्पदाब अवनमन की बात कर रहे थे तो हमने वहां PA0 अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्पदाब कितना होता है और विलयन का वाष्पदाब कैसे नोट करते हैं उसकी बात थी। अब हम पढ़ रहे हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। तो यहां जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर, सपोज हमने नोट किया TB बॉइलिंग टेम्परेचर, या तो हम डायरेक्ट T लिख सकते हैं, T1 लिख सकते हैं, T2 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्योर के लिए हम शुरू से ही इस टाइप से नोट करते हैं एज ए नोट। तो TB0 मान लीजिए ये है, इसमें हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं, मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही मिक्स करेंगे तो इसके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में या बॉइलिंग पॉइंट में राइजिंग होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, ध्यान दें। यहां पर हमारा सॉल्यूशन बनकर के तैयार हुआ। इससे पहले मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। देखिए, जहां बिफोर द मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूट, यहां जो सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कंप्लीटली वेपोराइज होंगे, और वेपोराइज होंगी तो पूरी तरह से वेपर प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा ना। और वेपर प्रेशर होगा तो उसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए TB, डिग्री नहीं लगाया, हमें देखना है, कंपेयर करना है। तो इसमें वाष्पन की दर सपोज जो भी है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन कह सकते हैं, वो R1 है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन लिख दिया है। यहां पर आपको मालूम है कि यहां सरफेस पर क्या होगा, यहां पर बीच बीच में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे, और सॉलिड पार्टिकल्स होने की वजह से की जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगी, R2, और R2 है हियर, R2 विल बी लेस देन R1। R2 वाष्पन की दर कम हो गई, इसका मतलब है जहां बॉइलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसको बॉइलिंग होती क्या है, जब हम किसी लिक्विड को, द्रव को गर्म करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो वो वेपर फेज में कन्वर्ट होता है। इसमें वेपर फेज में, वाष्प अवस्था में जब वो चेंज होता है, देन द टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर स्टेट, वो टेम्परेचर है। तो पहले जब इस पर सरफेस सारे वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तो इसको वेपर होने के लिए जो टेम्परेचर था वाटर के लिए, जैसे होता है, अपन कितना जानते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया है, वाष्प दाब कम हो जाएगा। वाष्प दाब कम होने का मतलब है कि वाष्पन की दर कम हुई। वाष्पन की दर कम हुई तो सीधी सी बात है कि उसके लिए अब कम होगा। तो फिर वाष्प उसी लेवल पर लाने के लिए, वेपोराइज करने के लिए हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, राइज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां जो चेंज आएगा डेल्टा TB आएगा। ध्यान हमें क्या रखना है कि जो चेंज आएगा TB0 और TB, इसका मतलब जो वृद्धि है TB का मान TB0 से ज्यादा होगा, अर्थात ये डेल्टा TB है वो टेम्परेचर में तनिक वृद्धि को शो करता है। इसीलिए हम कहते हैं इसे क्वथनांक उन्नयन। तो एक बार वापस ध्यान दीजिए, हाउ कैन यू डिफाइन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन को प्लीज। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील
विलेय पदार्थ मिलाते हैं, अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं, तो प्राप्त होने वाले विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसी को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अब इसको हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, माना कि हमारे पास विलायक है, वो जल ही है, जल की बात कर सकते हैं, पानी है, उसी को ले लेते हैं। और ज्यादा महंगी चीज क्यों लें, सबसे सस्ती लें, पानी है। इधर हम देखिए वेपर प्रेशर नोट करते हैं, वाष्प, इधर हम टेम्परेचर नोट करते हैं। मान लीजिए हमने पानी लिया एक पात्र में, केवल पानी लिया है, और जब पानी लिया है तो उसका द्रव अवस्था में जो दाब होगा, ठीक है, और मान लीजिए उसको हम जैसे गर्म करेंगे तो कैसे भी, जैसे ग्राफ के माध्यम से कैसे भी अंदाज से बना सकते हैं, आप यूं बना लो, कोई बात नहीं। इसका जैसे ये पॉइंट है, ये ध्यान देना, यहां सपोज A to B एक ग्राफ है, ए से इसको हम हीटिंग कर रहे हैं, वो लिक्विड स्टेट में है, ज्यादा ठंडा है कितना है वो कुछ भी हो, इसको गर्म किया, इस बार A to B चल रहे हैं, गर्म करते करते B पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो यहां क्या था, एक तरह से देख सकते हैं आप लोग, इस यहां पर भी अपना कोई टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा। तो यहां जैसे सपोज इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, तो T1 से उसको गर्म करते जाएंगे और यहां उसको पहुंचते जाएंगे। इस टेम्परेचर पर वो कहां चेंज होगा, प्लीज ध्यान देना अच्छी तरह से। यहां तक तो वो लिक्विड स्टेट में था, वो द्रव था पानी, और इस पॉइंट टेम्परेचर पे आकर के वो कहां चेंज हो जाएगा, इस साइड में वो वेपर स्टेट में आएगा। तो यहां देखिए वाष्प दाब इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इस जो वाष्प दाब यहां पर शुद्ध अवस्था में होगा, उस विलायक का वाष्प दाब कितना होगा, PA0 होगा, मैक्सिमम होगा। और इस पॉइंट पर उसका जो टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, जहां वो बॉइल अप हो रहा होगा। एक बार ध्यान देना, इधर क्या है बोलो, वाष्प, और इधर क्या है, द्रव। इस लाइन से नीचे द्रव, उधर वाष्प। तो इसको क्या कहेंगे, जैसे वाष्प का वाष्प दाब होता है वैसे द्रव का क्या होगा, द्रव दाब। तो द्रव अवस्था में उसका दाब और वाष्प अवस्था में इसका दाब, जिसको हम कह सकते हैं आगे बाहर क्या होता है, वायुमंडल, और वायुमंडल क्या होगा, वायुमंडलीय दाब। तो समझिए कि जब द्रव को गर्म करेंगे तो उसकी वाष्प बने, और वाष्प बने तो उससे वाष्प दाब जो उत्पन्न हो, और वो वाष्प दाब इतना उत्पन्न हो जाए कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। समझ लो कि वो बॉइलिंग की सीमा पर आ गया है। अर्थात जैसे सारे सैनिक बॉर्डर पे तैयार रहते ना, एकदम लास्ट बॉर्डर पे है, उसके कदम रखते ही तो दूसरा बॉर्डर, वो सीमा, दूसरा क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो जैसे यहां पर वाष्प दाब इस द्रव का तैयार और वायुमंडलीय दाब बराबर होंगे तो वो टेम्परेचर क्या आ जाएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर। सब इसको हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, TB0 से। ध्यान होगा ये, वो ये है, A से B तक गर्म किया। अब ध्यान देना प्लीज, इस पात्र में वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया, एक चुटकी, एक चम्मच, जैसी आपकी श्रद्धा करे वैसा। मान लीजिए हमने चम्मच से अंदाज से लिया, कितना ही पटक दिया और उसमें डाल दिया नमक। इससे बढ़िया सस्ती चीज घर में क्या होगी, नमक डाल दिया, कुछ और डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। तो जैसे ही हमने नमक आदि को डाल के पानी में डाल दिया और फिर उसको गर्म करेंगे। घरेलू एक्सपेरिमेंट आप देखते हैं, जब पानी को बॉईल करो बिना कुछ मिलावट के तो देखो, और नमक डाल के गर्म करो तो देखो, दोनों में अंतर होगा। दोनों की अगर बराबर हीट होगी तो बिना नमक वाला पानी उछल रहा होगा, और नमक वाला पानी उछलेगा थोड़ी देर में या कम उछलता है। कारण उसका यही है कि उसका जो नमक वाला पानी है उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, उसके वाष्पन की दर कम होती है। फिर देखिए, जब ये तो क्या है, शुद्ध विलायक के लिए है ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये सारी कहानी।
अब उसमें एक चुटकी नमक की डाल दी, और चुटकी नमक की डाल दी तो आप क्या देख रहे हैं, वाष्पदाब में क्या होगा, पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसी विलेय मिलाएंगे वाष्पदाब में कमी होगी और वाष्पदाब इस लाइन से हटके नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ यू बनेगा। ध्यान देना, ये ग्राफ ऐसे आया, जैसे अभी मैं इसको बी लिख सकता हूं, चाहो तो लिख दो, चलो ये बी बिंदु वाला ये मान लो वीडियो से यहां आ गया। अब ध्यान दीजिए, चूंकि क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग, द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तन तब होगा जब इस लाइन पर आ जाए वो द्रव, अर्थात इसका वाष्प दाब इस लाइन से नीचे रहेगा, तब तक वाष्प उसका क्वथन होने वाला नहीं है। जैसे हमने एक चुटकी नमक की डाल दी तो इसका मतलब जिस तापमान पर टीबी नॉट पर पहले वो शुद्ध विलायक जल कह सकते हैं बॉयल हो रहा था, क्योंकि यहां उसका वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब बराबर थे, लेकिन अब उसका जो वाष्प दाब घट गया है, वाष्प दाब इतना घट गया तो इसको आगे और गर्म करना पड़ेगा। तो जब गर्म करेंगे तो यूं आगे ग्राफ पहुंच रहा है, तो इसका मतलब कितना गर्म करना पड़ा, ये सी बिंदु आ गया एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो सी तक आ गया, जरूरी नहीं है वैसे, मैंने तो समझाने का मतलब था, बाकी डायरेक्ट आप सिंपली यूं लिखो ए डैश और बी डैश कर दो, वो तो मैं समझाने का मतलब वो पॉइंट नीचे आया था। और अब ध्यान दें, यहां ये बिंदु आ गया तो इस पर तापमान कितना होगा, इस पर टेम्परेचर कितना हुआ टीबी, तो बोलो टीबी नॉट से टीबी तक टेम्परेचर में वृद्धि हुई या कमी हुई, वृद्धि हुई, इसीलिए हम इसको किससे नोट करते हैं, डेल्टा टीबी, इसी को हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन, वो इतनी होगी। ये ग्राफ के माध्यम से है, ये किसके लिए है, विलयन के लिए ग्राफ है। अब आपने सोचा सर आपने एक चुटकी या एक चम्मच तो आपने कही हमारी मर्जी है, तो दूसरी डाल दो, दूसरी डाल दो, ये ग्राफ और नीचे खिसक जाएगा, तीसरी डाल दो और खिसक जाएगा, चौथी डाल दो और खिसक जाएगा, पांचवी डाल दो, तुम डालते रहो ये खिसकता रहेगा, तुम डालते रहो ये ग्राफ नीचे खिसकता रहेगा। कब तक, जब तक इसमें गुंजाइश होगी तब तक। तो ये तो था चित्र के माध्यम से रिप्रेजेंट करना, और अब इसका डेरिवेशन देखना है कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो आपको ये बात तो यहां समझ में आ ही चुकी है, डेल्टा टीबी कैसे कैलकुलेट करोगे, सो टीबी माइनस टीबी नॉट, ये रिलेशन आता है। यहां हमारे राउल साहब, वही राउल्स लॉ, राउल्स लॉ, इंडियन वाले राउल नहीं है, रॉल्स हैं, इसलिए अपन राउल तो बोल देते हैं, नहीं तो इंडिया वाले होते तो RAHEL आता। तो प्लीज ध्यान देना, इसको हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए होना क्या चाहिए कि वास्तव में देखिए जो क्वथनांक में परिवर्तन होता है, जो वृद्धि होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, किस पर, किसके समानुपाती कह सकते हैं, डेल्टा पी पर, अर्थात वाष्प में जितनी कमी होगी क्वथनांक में से उसी हिसाब से वृद्धि होगी। वाष्प कम होगा क्वथनांक बढ़ेगा, वाष्प कम होगा क्वथनांक बढ़ेगा, ध्यान रखना। और ये जो बात कर रहे हैं वाष्प में कमी कब होती है जी, ध्यान होगा किस पे डिपेंड करती है, विलेय पदार्थ की मोल भिन्न, किस पर, विलेय पदार्थ की मोल भिन्न। हमने कहा कि एक चम्मच शक्कर की डाल दी या नमक की डाल दी, वाष्प कम हुआ क्वथनांक बढ़ा, दूसरी डाल दो वैसी और वाष्प कम होगा क्वथनांक और बढ़ेगा। ये रिलेशन चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये चलता चलता हम कह सकते हैं आगे ये बढ़ेगा, और डेल्टा टीबी एक तरह से हम डायरेक्टली ही संबंध व्यक्त कर देते हैं किसके साथ, विलेय पदार्थ की मोल भिन्न के साथ। देखिए डेरिवेशन इसका यूं
आगे बढ़ेगा काफी। पहले अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, मैंने कहा कि सॉल्व करने पर अगर आप सॉल्व करते तो वो देख लीजिए कैसे आएगा, वो भी मैं बता दूंगा। इसको पूरे को अगर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो जो आता है वो ये आता है। अगर आप न्यूमेरिकल पर्पज से या वैसे डायरेक्टली या रिलेशन इतना याद कर लोगे तो बहुत सिंपल है, ये आता है। एक बार मैं आपको ये और बता दूं कि ये कैसे आएगा। हालांकि अपने को याद करने के लिए क्यों, समझने के लिए लिख रहे हैं, मैं थोड़ा रफली बताता हूं कि ये आएगा कैसे। देखिए डेल्टा टीवी तो समझ में आ जाएगा। समानुपाती चिन्ह को उठाएंगे तो क्या कहें, कोई नेतांक लगाएंगे तो फिर एक्स भी आएगा, और एक्स भी की वैल्यू क्या होती है बोलो, एन। वही बार बार पीछे हमने कैलकुलेशन की इसलिए मैं आपको फुर्ती से करा दूंगा, एन बी बटे एन ए, और एन बी इक्वल टू क्या होता है बोलो डब्ल्यू। इसलिए आप रफली बता रहा हूं क्योंकि ये आप समझदार है, आप कर लोगे। और एम ए डिवाइड बाय डब्ल्यू ए होता है ना। और ध्यान दीजिए इतनी वैल्यू किसके बराबर होती है, मोलैलिटी के इक्वल होती है, और मोलैलिटी के इक्वल होती है तो इसमें क्या रह गया, उसको उठा दो, इसको मोलैलिटी ध्यान होगा आपको ए स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, याद आया। और इसमें जो KMA है, ठीक है, तो KMA एक समानुपाती नियतांक और विलायक के अणु भार को दोनों को एक नए नियतांक के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे कैपिटल KB, ध्यान रखना वहां स्मॉल k है और यहां जो लेते हैं वो कैपिटल KB। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है, ये सारी कैलकुलेशन आप जानते हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैंने वो चीज डायरेक्टली लिखी, बात समझ में आई होगी, आप खुद कर सकते हैं, मैंने बता भी दिया है। तो यहां लंबा चौड़ा यहां लिखने की जरूरत नहीं थी, बस आपको मालूम ना होना चाहिए कि हम कैलकुलेशन ये कैसे करते हैं। आगे चलते हैं इसमें। KB का नाम क्या है, यहां कौन सा नियतांक है, चूंकि पढ़ क्या रहे हैं, क्वथनांक मूल के संदर्भ में है। अच्छा इसके देखिए नाम भी है, मात्रक भी देखेंगे। इसको देखिए बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, परेशान ना हो हिंदी की बात। मोलर हिंदी में बोलेंगे तो मोली बोलेंगे, उन्नयन नियतांक या स्थिरांक। एक और नाम होता है जिसको आप याद रखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या कभी कभी कॉम्पिटिटिव में पूछ लेते हैं, ऐसा नाम याद रखना चाहिए। और वो क्या होता है, इव्यूलियो याद रख, इव्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट। क्या चीज, इव्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट, ये इसका नियतांक होता है। एम मोलरता है, वो सॉरी मोललता है। आप यहां KB का जो से मात्रक आप नोट करना चाहते हैं, मात्रक याद नहीं करना, रटना नहीं है। KB का मात्रक इसी सूत्र से निकालो, इसकी परिभाषा भी हम इसी से निकालेंगे। कैसे बोलो, KB बराबर क्या लिखोगे, अगर सूत्र के अनुसार लिखोगे तो यही लिखोगे ना, डेल्टा TB अपॉन एम। प्लीज ध्यान दीजिए, डेल्टा TB टेम्परेचर है, टेम्परेचर को किस में व्यक्त करते हैं बोलो, केल्विन में होता है ना। और मोल ललता होती है, उसका जो मात्रक है वो क्या होता है, 11 तो पढ़ा है अच्छी तरह से, मोल प्रति किलोग्राम। क्या, मोल प्रति किलोग्राम। चूंकि ये डिनोमिनेटर है, हर में है, तो इसका उल्टा क्या होगा, किलो, मोल प्रति किलोग्राम, तो क्या लिखेंगे, किलोग्राम प्रति मोल। सो केल्विन केजी पर मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक है, याद रखना, ये भी अच्छी बात है। और कभी इफ अगर हम ये ध्यान रखना चाहें, अगर विलयन की जो मोलैलिटी है, इकाई मोलल सांद्रता वाला अगर विलयन है, तो हम कह सकते हैं उस समय जो KB होगा वो किसके बराबर हो, डेल्टा TB। इससे क्या स्पष्ट होता है, अगर हम KB को डिफाइन करना चाहते हैं, अगर हमारे पास कोई विलयन तैयार होता है और उसमें हमने 1 किलोग्राम विलायक में, कितने में, अच्छी तरह से याद रखना, ये बहुत कंफ्यूज करता है, बोर्ड में भी बार बार पूछते हैं,
1 किलोग्राम बोलना, 1 लीटर नहीं बोलना है। खास बात क्या नहीं बोलना है, यह भी याद रखना है। 1 किलोग्राम बोलना है, 1 लीटर नहीं बोलना है, और विलायक बोलना है, विलियन नहीं बोलना है। यही चीज काम की है। तो 1 किलोग्राम विलायक में जब हम 1 मोल विलेय पदार्थ मिला दें तो क्वथनांक में जितनी वृद्धि हो उसे हम उस विलियन के लिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट अर्थात कह सकते हैं इब्यूलोस्कोपिक नियतांक के भी हो जाएगा वो। ये इसके केवी से संबंधित बात है। तो देखिए मेन जो सूत्र है हमारे लिए वो क्या है, ये 2 सूत्र हर किसी पॉइंट में पढ़ने हैं। वो काम के हैं, कौन से 2 सूत्र? एक तो उसका मेन रिलेशन क्या है, दूसरा आता है हमेशा जो अवाष्पशील, जो मिक्सिंग कर रहे हैं, जो मिला रहे हैं, नमक शक्कर जैसा भी अपनी टिकरी पिटकरी मिला रहे हैं, उस अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणु भार क्या होगा, ये कई बार बोर्ड में और उसमें पूछते हैं। तो वो एक अपने आप में अलग है। मुझे लग रहा है ग्राफ समझ में आ गया होगा, मैं इसको साफ कर सकता हूं। ठीक है, हाँ जी। एक तो एक इसमें देखिए अणुभार की गणना हम कह सकते हैं। अणुभार क्या होता है? विलेय पदार्थ का अणुभार mv की गणना है। इसका सूत्र कैसे आएगा? बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि सब कुछ आपको याद है। पहले आप m का मान रखो ना, क्या दिक्कत है? बार बार याद करो, 11 से याद कर दे रहा है। बोलो क्या होता है? मोलैलिटी बराबर क्या होती है? WB बटे mv इंटू, याद होना चाहिए आपको, अगर हम नीचे यहां पर WA लेते हैं, किसमें? ग्राम में लेते हैं, तो हमको 1000 का गुणा करना पड़ता है, याद है ना। किलोग्राम में अगर लेते हैं तो 1000 का गुणा नहीं करते हैं। ये हमको यहां डायरेक्ट रखना है। रखिए, देखिए डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी WB अपॉन MB इंटू 1000 डिवाइड बाय W इन ग्राम्स में। आपको क्या ज्ञात करना है? बोलो, कैलकुलेट करना है MB, तो केवल आपको अणुभार ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। देन KB बटे क्या हो जाएगा? डेल्टा TB इंटू, ये लिख दो, WB इंटू 1000 डिवाइड बाय WA इन ग्राम्स में। ये अगर हम यूं कहना चाहें, 1 नंबर और 2 नंबर, ये हम सूत्र याद करते हैं। कभी कभी अगर आपको यहां पूछा जाए, कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेते हैं, तो केवी का एक रिलेशन और होता है जिसको मैं कह सकता हूं कि ये रिलेशन होता है, डायरेक्ट ही पूछते हैं, इसके लिए सॉल्यूशन कुछ नहीं है, कोई इसके लिए कैलकुलेशन कुछ नहीं पूछते, ये होता ही इतना ही है बस। यहां तो वैसे तो हम और भी होता है, लेकिन अपने 12th के लेवल पे कहीं भी एज ए कॉम्पिटिटिव कहीं ज्यादा नहीं है। एक थोड़ा इसको, ये से वाष्पन की एंथैल्पी है, Ma और डेल्टा H वाष्पन को मिला करके वाष्पन की ऊष्मा, जो लेटेंट हीट कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के नाम से जरूर व्यक्त कर सकते हैं, कभी कॉम्पिटिशन में पूछ लेते हैं। इस तरह से हमारे यहां पर 1, 2, 3 सूत्र काम के हैं। यहां पर वैसे इतना काफी है। कभी अगर आपको याद करना पड़े तो देखिए कर लो। वैसे देखो एग्जाम में लिखा हुआ आता है, लिखा हुआ आता है, लेकिन खासतौर से अपने पास पानी से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। इस विलायक के लिए केवी की जो वैल्यू होती है वह याद कर सकते हैं, 0.52 होती है, और बेंजीन के लिए ये वैल्यू कितनी होती है? 2.53। किसकी? केवी की। अगर याद कर सको तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चंस में दिया होता है और हमको याद हो जाएगी तो कौन सा कोई पाप हो जाएगा। तो इसी के साथ इसका जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन कराने वाले हैं।